नमस्कार साथियों, श्रीवत्स क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ रसायन विज्ञान में सेकंड ग्रेड साइंस के क्वेश्चंस को लेकर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पैटर्न को डिस्कस करेंगे। चलिए, तो हम सबसे पहले हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम प्रेडिक्ट टेबल में आए हुए क्वेश्चंस को देख लेते हैं कि प्रेडिक्ट टेबल से आपके किस प्रकार के क्वेश्चंस बन सकते हैं। देखें, प्रश्न संख्या 1 हमारा है, आवर्त सारणी के किसी वर्ग के सभी तत्वों की संयोजकताएं होती हैं। अब हम ध्यान दें, आवर्त सारणी यह हमारे जो परमाणु हैं, जिन एलिमेंट को हम डिस्कवर कर चुके हैं, आज की तारीख तक अगर देखें तो हम 118 तत्वों को डिस्कवर कर चुके हैं। और इन 118 तत्वों की उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे घनत्व हुआ, परमाणु त्रिज्या हुई, उनकी आयनन विभव हुए, इसके आधार पर अलग अलग याद रखना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता। इसलिए जिन तत्वों में गुण समान होते हैं या लगभग समान होते हैं, उन लगभग समान गुणों वाले तत्वों को हम एक साथ व्यवस्थित कर देते हैं। और व्यवस्थित करने का जो पैटर्न है वो आवर्त सारणी कहलाती है। और आपको याद हो तो सबसे पहली आवर्त सारणी जो डेवलप करने का काम किया था वो हमें रशियन साइंटिस्ट दिमित्री मेंडलीफ ने किया था। तो अब मेंडलीफ ने जो आवर्त सारणी डेवलप की वह उन्होंने आवर्तिता नियम के आधार पर दी, इसीलिए उन्हें आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है। आज जिस रूप में हम आवर्त सारणी देखते हैं वो आधुनिक आवर्त सारणी हमारी कहलाती है, जो कि हेनरी मोजले के द्वारा दी गई थी। किन्होंने? हेनरी मोजले ने दी। और हेनरी मोजले की जो आवर्त सारणी है उसको आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं, जिसमें हम मानते हैं कि एक वर्टिकल जो ग्रुप होता है, जो ऊपर से नीचे आता है, ऐसे समूह को हम वर्ग कहते हैं या ग्रुप कह देते हैं। और एक ही वर्ग के जितने भी तत्व हैं उन सभी तत्वों के केमिकल प्रॉपर्टीज लगभग समान होती है। क्यों? क्योंकि उनके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। तो अगर हम संयोजकता की भी बात करें तो एक ही वर्ग के चूंकि बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है, अतः अष्टक पूर्ण करने के लिए आवश्यक इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी क्या हो जाएगी? समान हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, अगला सवाल, ऑक्सीजन आवर्त सारणी के किस आवर्त में आता है? ठीक है, तो अगर हम आधुनिक आवर्त सारणी को देखें तो आधुनिक आवर्त सारणी में 1 से लेकर 18 तक वर्टिकल लाइंस हैं, जिन्हें हम क्लास या वर्ग कह देते हैं। वहीं 1 से लेकर 7 तक हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, जिनको हम आवर्त या पीरियड कह देते हैं। तो अगर हम ऑक्सीजन की बात करें, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें तो ये होता है हमारा 1s2 2s2 2p4। तो इसके बाह्यतम कोश में देखें 6 इलेक्ट्रॉन हैं। तो यह आधुनिक आवर्त सारणी के 16वें वर्ग, कहाँ? 16वें वर्ग से बिलोंग करेगा। और पोजीशन अगर इसकी देखें तो यह सेकंड आवर्त में हमारा आ जाता है। तो सेकंड आवर्त में और 16वें वर्ग से बिलोंग करता है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या है। देखिए, आवर्तों की संख्या जैसा कि हमें मोजले ने अपनी आवर्त सारणी में बताया, जिसको हम आधुनिक आवर्त सारणी कह देते हैं। तो आवर्त हमारे पास में होते हैं 1 से लेकर 7 तक, जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन या क्षैतिज रेखाएं हैं। और वर्ग हमारे होते हैं वर्टिकल लाइन। और इन वर्गों की संख्या कितनी है? 1 से लेकर 18 तक होती है। ठीक है, अगर हम आधुनिक की जगह पुरानी वाली आवर्त सारणी की भी बात करें, जो कि हमें मेंडलीफ ने दी थी, उन मेंडलीफ के द्वारा दी गई आवर्त सारणी में भी हम आवर्तों की संख्या देखें तो वहां पर भी आपके आवर्तों की संख्या कितनी? 7 ही होती है। दैट मीन्स आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या, चाहे कोई भी आवर्त सारणी आप देखें, मेंडलीफ की देखें, हेनरी मोजले की देखें, वो हमेशा कितनी रहेगी? 7 ही रहेगी। नेक्स्ट देखें, आधुनिक आवर्त सारणी में उदग्र स्तंभ, देखिए उदग्र स्तंभ यानी वर्टिकल कॉलम हमसे पूछे हुए हैं। और वर्टिकल कॉलम यानी हम कहेंगे वर्ग या ग्रुप भी इनको अपन कह सकते हैं। तो वर्ग या ग्रुप की संख्या कितनी होती है? 18 होती है। अगर मेंडलीफ की आवर्त सारणी हम कहते हैं तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या 8 होती है। ठीक है, ध्यान रखना है, आधुनिक आवर्त सारणी हेनरी मोजले के नियम पर बेस्ड होती है, जिन्होंने आवर्त सारणी के लिए हेनरी मोजले ने एक नियम दिया, जिसके अनुसार उन्होंने बताया कि किसी भी तत्वों के जो गुण होते हैं वो उनके परमाणु क्रमांक या नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, जेड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? परमाणु क्रमांक को रिप्रेजेंट कर रहा है।
ये गुण उसके आवर्ती फलन होते हैं, ठीक है। और मोजले की आवर्त सारणी के अनुसार वर्गों की संख्या है 18, लेकिन अगर हेनरी मोजले की आवर्त सारणी के अनुसार वर्गों की संख्या कितनी है 18, लेकिन अगर मेंडलीफ का क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो मेंडलीफ के अनुसार वर्गों की संख्या 8 आपकी रह जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों की संख्या कितनी होती है। देखिए क्षैतिज कतारें जो हैं उन्हें हम आवर्त, क्षैतिज कतारों को हम आवर्त कह देते हैं या इन्हें हम पीरियड भी कह देते हैं। तो क्षैतिज कतारों या पीरियड की संख्या कितनी होती है, तो यह हमेशा 7 होती है, चाहे हम मेंडलीफ की आवर्त सारणी देखें चाहे हम मोजले की आवर्त सारणी देखें। तो आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों की संख्या केवल कितनी रहती है, 7 हमारे पास में हो जाएगी। नेक्स्ट देखें, आवर्त सारणी के दीर्घ रूप में वर्गों की संख्या कितनी है। देखिए आवर्त सारणी का दीर्घ रूप कहें या हम इसे आधुनिक आवर्त सारणी भी कह सकते हैं, ठीक है। तो आधुनिक सारणी का दीर्घ रूप कहें या आधुनिक आवर्त सारणी कहें, जहां आधुनिक आवर्त सारणी को देने का श्रेय किन्हें जाता है, हेनरी मोजले को जाता है। ये आधुनिक आवर्त सारणी के दीर्घ रूप में वर्गों की संख्या कितनी, 18 ग्रुप हमारे पास में इसके हो जाएंगे। नेक्स्ट देखें, ऑक्सीजन परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। अब देखिए ऑक्सीजन परमाणु की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन परमाणु जिसका परमाणु क्रमांक है 8, इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिख सकते हैं हीलियम 2s2 2p4, या हीलियम ना लिख करके हम इसको 1s2 2s2 2p4 भी लिख सकते हैं, जहां हम जानते हैं 1s2 ये निकटतम अक्रिय गैस जो ऑक्सीजन से पहले आती है उस अक्रिय गैस यानी हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो आप चाहें तो इसको हीलियम की तरह भी लिख सकते हैं। अब यहाँ कोश आपसे पूछा हुआ है, बाह्यतम कक्षा पूछी हुई है, कक्षा ना कह करके कोश भी आपसे पूछ सकता था या आपको शेल या ऑर्बिट इनमें से भी कुछ कह देता, तब भी हम कहते कि भाई बाह्यतम कोश कौन सा है, इसका सेकंड कोश है। देखिए उपकोश अगर कहें तो उपकोश आपके एस और पी होते हैं, ये क्या है आपके उपकोश है, लेकिन यहाँ आपसे कोश पूछा हुआ है तो कोश हमारे पास में क्या, पहला कोश जो है वो कैल और दूसरा कोश जो है वो एल होता है। ये जो नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है किसी भी उपकोश से पहले, ये एन जो आवर्त की संख्या को रिप्रेजेंट करता है, यही आवर्त क्या होता है, कोश को भी रिप्रेजेंट करने का काम करेगा। तो इसका बाह्यतम कोश कौन सा है, सेकंड कोश है। और इस सेकंड कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी, 2 तो हो गए एस उपकोश में और 4 हो गए पी उपकोश में, यानी बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो जाएगी, ऑक्सीजन के पास 6 हो जाती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सल्फर परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो देखिए सल्फर अगर हम देखें एटॉमिक नंबर 16 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो सल्फर से पहले जो अक्रिय गैस, उत्कृष्ट गैस हमारी आती है वो है नियॉन, जिसका परमाणु क्रमांक 10 होता है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसके बाद लिखें तो ये हमारा हो जाएगा 3s2 3p4। तो देखिए बाह्यतम कोश कौन सा हुआ, थर्ड कोश हुआ, यानी सल्फर तीसरे आवर्त में आएगा। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो बाह्यतम कोश में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन एस उपकोश में और 4 इलेक्ट्रॉन पी उपकोश में पाए जाते हैं, यानी बाह्यतम कोश में वही 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास उपस्थित होंगे। अब अगर हम इस सल्फर की तुलना ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से करें तो हम देख रहे हैं कि जैसे ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में भी 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2s में 2 और 2p में 4, वैसे ही सल्फर के बाह्यतम कोश में भी 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी ऑक्सीजन और सल्फर को आधुनिक आवर्त सारणी में एक ही ग्रुप, एक ही वर्ग में रखा जाता है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो हम दो तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें, या तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिटरमाइन करके बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन कंसीडर कर लें, या फिर हम ये देख लें कि भाई ऑक्सीजन और सल्फर दोनों ही 16वें वर्ग के तत्व हैं। कहाँ, 16वें वर्ग के तत्व हैं, और 16वें वर्ग के सभी तत्वों के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो जाती है। तो जितने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास होंगे उतने ही सल्फर के पास, उतने ही सेलेनियम टेलुरियम के पास या पोलोनियम के पास भी होंगे, क्योंकि सभी तत्व समान वर्ग में हमारे आ जाते हैं। नेक्स्ट देखें, लिथियम के बाह्यतम शेल में इलेक्ट्रॉन विद्यमान होते हैं। तो लिथियम अगर हम बात करें यह आधुनिक आवर्त सारणी में
दूसरे आवर्त और पहले वर्ग का सदस्य है, जिसमें हमारे पास में लिथियम के बाद सोडियम, पोटेशियम, फिर रुबिडियम, सीजियम और रेडियो एक्टिव तत्व फ्रोंशियम हमारा आता है। तो जितने भी तत्व एक ही वर्ग में रखे जाएंगे, सभी के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी? समान हो जाएगी। और लिथियम के बाह्यतम कोश में कितने? एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। परमाणु क्रमांक कंसीडर करें तो 3, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? NS1, जहां n क्या? आवर्त की संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है। यह बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, जो फर्स्ट ग्रुप के सभी तत्वों में हो जाता है। तो अगर आप लिथियम की जगह पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिखें तो ये हो जाएगा NS1। यहाँ n की वैल्यू कितनी? लिथियम के लिए 2, सोडियम के लिए 3, पोटेशियम के लिए 4, रुबिडियम के लिए 5, सीजियम के लिए 6 और फ्रोंशियम के लिए 7 हो जाती है। अगर कोई आपसे रुबिडियम Rb का बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछे तो हम कहेंगे दैट 5s1। क्यों? क्योंकि इसमें आवर्त का मान कितना है? 5 और s कोश में पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ भरा गया है तो s1। सामान्य नाम अगर आपको इस प्रथम वर्ग के तत्वों का कहें तो इन्हें हम क्षार धातुएं या एल्कलाइन मेटल कह देते हैं। तो लिथियम के बाह्यतम शेल में, शेल कहें या कोश कहें या कक्ष कहें या ऊर्जा स्तर कहें, एक ही बात है। क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन कितने? एक विद्यमान होता है, चाहे ये शेल हो या आपको यहाँ कोश लिखा हुआ मिले या कक्ष में लिखा हुआ मिले या ऑर्बिट लिखा हुआ मिले या एनर्जी लेवल या ऊर्जा स्तर आपको लिखा हुआ मिले, ये सभी एक ही कोश को रिप्रेजेंट करते हैं। तो कोश यानी मुख्य क्वांटम संख्या n का मान आपको दे रखा है और सभी के बाह्यतम कोश में कितने के एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ विद्यमान हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, किसी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? अब देखिए, हम कोश की अगर बात करें तो कोश को हम मुख्य क्वांटम संख्या से प्रदर्शित करते हैं। किससे? मुख्य क्वांटम संख्या से प्रदर्शित करते हैं। इसकी खोज किनके द्वारा? नील्स बोर के द्वारा की गई थी। किन्हें? नील्स बोर ने इसकी खोज की थी। तो यह मुख्य क्वांटम संख्या या ऊर्जा स्तर को भी प्रदर्शित करती है। और नील्स बोर ने बताया कि किसी nवें कोश में मैक्सिमम 2n² इलेक्ट्रॉन आपके पास में हो सकते हैं। कितने? 2n² इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो अगर n बराबर आपने 2 रखा है, यानी सेकंड कोश की अगर आप बात करते हैं तो सेकंड कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 × 2 का स्क्वायर, यानी 8 इलेक्ट्रॉन वहां पर हो सकते हैं। अगर यही इसी क्वेश्चन में देखिए, अधिकतम संख्या के साथ में होता समान चक्रण वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या। क्या? समान चक्रण वाले अधिकतम संख्या अगर आपसे पूछा जाए तो देखिए, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो पेयर फॉर्म में रहते हैं। कैसे रहते हैं? पेयर्ड या युग्मित अवस्था में रहते हैं। और इलेक्ट्रॉन युग्म में एक इलेक्ट्रॉन का चक्रण अगर +½ है तो दूसरे इलेक्ट्रॉन का चक्रण कितना? -½ हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये इलेक्ट्रॉन आपके पेयर्ड हैं। पेयर्ड इलेक्ट्रॉनों का चक्रण विपरीत है। अब अगर चक्रण विपरीत है तो हमसे पूछा हुआ है समान चक्रण वाले कितने होंगे? तो देखिए, 8 में से 4 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो तो होंगे +½ स्पिन वाले और रिमेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन जो हो जाएंगे वो -½ स्पिन वाले आपके हो जाते हैं। तो क्वेश्चन का आंसर +½ -½ यानी टोटल पूछा हुआ है तो 2n²। अगर समान चक्रण वाले पूछेंगे तो हम 2n² में /2 कर देते। ठीक है, यहाँ पर आपसे अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, यूरेनियम की परमाणु संख्या कितनी है? देखिए, परमाणु संख्या, इसे हम परमाणु क्रमांक या Z भी कह देते हैं। Z या क्या कह देते हैं? परमाणु क्रमांक भी कह देते हैं। अब ये परमाणु क्रमांक क्या होता है? ये परमाणु क्रमांक किसी भी दिए गए परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या को प्रदर्शित करने का काम करेगा। या परमाणु क्रमांक अगर हम कहें तो यह उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी होगी। किसमें? उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज आपका होता है और इलेक्ट्रॉन कैसे? नेगेटिवली चार्ज या ऋणावेशित हमारे कण होते हैं। तो Z हमारा क्या है? परमाणु क्रमांक है। और आपसे यूरेनियम का परमाणु क्रमांक पूछा हुआ है
तो हम कहेंगे यूरेनियम, जिसका एलिमेंट सिंबल होता है U, इसका एटॉमिक नंबर जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो 92 आपका हो जाएगा। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस यूरेनियम के लिए खास बात जो हमें याद रखनी है, यूरेनियम 92235 जो है इसका उपयोग हम लोग नाभिकीय भट्टी में ईंधन के रूप में करते हैं। ठीक है, जो आपका न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, उस न्यूक्लियर रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया जो होती है, कौन सी? नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया जो होती है, उसमें यूरेनियम 235 का उपयोग किया जाता है, जिस पर न्यूट्रॉन की बौछार करने से यह दो छोटे नाभिकों में टूट जाएगा और वहां पर ऊर्जा उत्सर्जित होती है, जिसका उपयोग हम नियंत्रित तरीके से अगर करें तो हम बिजली के उत्पादन में इसका उपयोग कर लेते हैं। तो यूरेनियम, इसकी एटॉमिक नंबर कितनी? 92 इसकी एटॉमिक नंबर होती है। ये आवर्त सारणी के F ब्लॉक से बिलोंग करता है, जिसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन 5F उपकोष में भरा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखें। अगला प्रश्न हमारा है, परमाणु संख्या परमाणु द्रव्यमान की तुलना में तत्व की अधिक मौलिक विशेषता है, इस कथन का प्रतिपादन किसने किया था? तो देखिए, परमाणु संख्या ये तो हम जड़ से रिप्रेजेंट करते हैं, और परमाणु द्रव्यमान ये हमारा क्या हो जाता है? ए हो जाता है। तो किसी भी तत्व का अगर रिप्रेजेंटेशन देखें तो वो हमारा होता है जेड एक्स ए, जहां जेड क्या है? ये हमारी होती है परमाणु संख्या, या इसी को हम परमाणु का क्रमांक कह देंगे, या यही नाभिक में प्रोटॉन की संख्या को दर्शाने के काम आएगी। वहीं ए ये हमारा क्या होता है? ये नाभिक में प्रोटॉन की संख्या Z प्लस नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या को प्रदर्शित करने के काम आएगा। तो परमाणु द्रव्यमान जो है, इसके बारे में बात की थी सबसे पहले मेंडलीफ ने। किन्होंने? मेंडलीफ ने इसके बारे में बात की थी, और मेंडलीफ के साथ साथ पैरेलल ये काम किया था लॉथरमेयर ने। लॉथरमेयर नाम के वैज्ञानिक ने भी अलग से, मेंडलीफ के अलावा लॉथरमेयर नाम के वैज्ञानिक ने भी अलग अलग तत्वों के परमाणु द्रव्यमान, या हम कहें परमाणु भार की, उनकी गुणों के साथ संबंध को रेप्लिकेट करने का काम किया था। तो मेंडलीफ और लॉथरमेयर दोनों ने जो काम किया वो किस पर किया? ए यानी परमाणु द्रव्यमान पर किया। और इसके बिहाफ पर मेंडलीफ ने जो आवर्त सारणी दी वो हमारी पुरानी आवर्त सारणी थी। ठीक है, लेकिन मेंडलीफ को पता चला जैसे जैसे आगे डिस्कवरी हुई तत्वों की, तो ज्ञात हुआ कि कुछ तत्व जो हैं उनके परमाणु भार की बजाय उनके परमाणु क्रमांक जो हैं वो तत्वों के गुणों में ऑथेंटिक रूप से परिवर्तन को प्रदर्शित करते हैं। इसीलिए हेनरी मोजले जो थे, कौन? हेनरी मोजले, जिन्होंने आधुनिक आवर्त सारणी दी, उन्होंने आवर्तिता नियम में थोड़ा सा करेक्शन किया और वहां परमाणु द्रव्यमान के स्थान पर परमाणु संख्या को वहां पर एड ऑन कर दिया। तो मोजले ने क्या कहा कि परमाणु क्रमांक जो होता है, जिसको हम परमाणु संख्या कहते हैं, वो तत्वों की गुणों की अधिक विशिष्टता से प्रदर्शित कर सकता है। तो हेनरी मोजले यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर परमाणु द्रव्यमान कहते तो हम मेंडलीफ को टिक करते, लेकिन परमाणु संख्या दिया हुआ है तो मोजले हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेंडलीफ, इन्होंने अपना काम सबसे पहले पब्लिश किया था, इसीलिए मेंडलीफ को हम परमाणु द्रव्यमान के लिए याद करते हैं। लेकिन ध्यान रहे, लॉथरमेयर नाम के जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने भी मेंडलीफ के ही टाइम के पैरेलल टाइम में, यानी अलग जगह कहीं विश्व में कहीं दूसरे स्थान पर पैरेलल टाइम में, इन्होंने भी परमाणु द्रव्यमान पर ही अपना वर्क किया था। नेक्स्ट देखें, त्रियक नियम का प्रतिपादन किसने किया? भाई त्रियक नियम लिखा हुआ मिले या कभी आपको त्रिक नियम के नाम से भी मिल सकता है, या इसे ट्रायाड भी हम कह देते हैं, इसके नाम से भी मिले, तो ये सब आवर्त सारणी के डेवलपमेंट के अलग अलग चरण में आए थे। तो ये जो ट्रायाड का नियम है, जो आवर्त सारणी का पहला प्रयास में से हम कह सकते हैं, वो हमें डॉबेराइनर ने कहा, जहां इन्होंने बताया कि मान लीजिए हम 3 एलिमेंट ले, ए, बी और सी, और ये तीनों एलिमेंट अगर गुणों में समान है, तो अगर हम एलिमेंट ए का परमाणु द्रव्यमान ले A1 और एलिमेंट सी का परमाणु द्रव्यमान ले A2, तो इन दोनों के परमाणु द्रव्यमान का औसत जो निकलेगा वो
परमाणु द्रव्यमान V के परमाणु द्रव्यमान के बराबर हो जाएगा। और इस बिहाफ पर इन्होंने तीन तीन तत्वों का एक ग्रुप बनाया जिसे हम ट्रायड या त्रिक कह देते हैं, और इसे ही हम डोबराइनर का त्रिक नियम कह देते हैं। तो डोबराइनर ने क्या कहा, तीन तीन लगभग समान गुणों वाले तत्वों को व्यवस्थित किया और उनका एक ट्रायड या उनका एक ग्रुप बनाया जिसको हम डोबराइनर का त्रिक कह देते हैं। नेक्स्ट देखें, सोने की परमाणु संख्या कितनी है। अब यहाँ पे आपको सोना यानी गोल्ड या जिसका लैटिन नाम ऑरम है उसकी परमाणु संख्या यानी जेड परमाणु क्रमांक आपसे पूछा हुआ है। तो हम अगर सोने की बात करें तो हम जानते हैं कि इसके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है, 79 होती है, यानी इसका परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा, 79 हो जाएगा। ठीक है, आवर्त सारणी में अगर इसकी पोजीशन देखें तो गोल्ड जो है ये आवर्त सारणी के छठे आवर्त में, कहाँ, छठे आवर्त में बिलोंग करता है और यह 11वें वर्ग में आता है जिसमें हमारे कॉपर, सिल्वर और गोल्ड तीनों एलिमेंट रखे जाते हैं। और इन तीनों एलिमेंट के सम्मिलित वर्ग को हम कॉइनेज मेटल या सिक्का धातु वर्ग क्या कह देते हैं, सिक्का धातु वर्ग कह देते हैं, क्योंकि इस वर्ग की जो धातुएं हैं उनका उपयोग कॉइन्स या सिक्के या जो हमारी ट्रेडिशन जो हमारे व्यापार में काम आने वाली मुद्राएं हैं उसके सिक्के बनाने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। तो 79 क्या सोने का परमाणु क्रमांक हमारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण आवर्ती होते हैं। देखिए, तो मेंडलीफ जिन्होंने आवर्त सारणी का सर्वप्रथम डेवलपमेंट किया था उनके अनुसार तत्वों के गुण हम कहेंगे उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। ये काम मेंडलीफ ने सबसे पहले पब्लिश किया। इसी के आधार पर इन्होंने क्या दिया, आवर्तिता नियम दिया। और मेंडलीफ का आवर्तिता नियम क्या कहता है कि अलग अलग तत्वों के गुण उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्ती फलन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर परमाणु संख्या होता तो यह मोजले का आवर्तिता नियम हो जाता। नेक्स्ट देखें, मेंडलीफ के आवर्त नियम में तत्वों के वर्गीकरण का क्या आधार है। तो इन्होंने तत्वों के आवर्तिता नियम के लिए इन्होंने वर्गीकरण करने के लिए किसको आधार बनाया, परमाणु द्रव्यमान या द्रव्यमान संख्या हम इसको कह देते हैं, या इसे हम किसी भी दिए गए नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या Z प्लस न्यूट्रॉन की संख्या N के सम के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, नाभिक में उपस्थित Z प्लस N प्रोटॉन की संख्या व न्यूट्रॉनों की संख्या के सम के रूप में दर्शा सकते हैं। नेक्स्ट, मोजले के आवर्त नियम में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है। तो देखिए, मोजले जिन्होंने आधुनिक आवर्त सारणी दी, क्या किया इन्होंने, आधुनिक आवर्त सारणी दी। इस आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार किसे बनाया गया, परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक या Z को इसका आधार बनाया गया था। या हम कह सकते हैं मोजले के आवर्त नियम में तत्वों के वर्गीकरण का आधार बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में समानता भी हो सकती है। बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्यों, क्योंकि एक ही वर्ग के सभी तत्वों के बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होता है, जिससे उनकी संयोजकता या रासायनिक गुण समान होते हैं। और ऐसे सभी तत्वों को हेनरी मोजले के द्वारा एक ही वर्ग में क्लासिफाई किया गया था। तो या तो हम परमाणु संख्या को टिक कर दें, या फिर अगर ऑप्शन में बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में समानता हो तो हम उसको भी टिक कर लें। नेक्स्ट देखें, आधुनिक आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ क्या कहलाते हैं। तो देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में जो वर्टिकल कॉलम हमारे होते हैं उन्हें हम कहते हैं वर्ग। और वर्गों के बारे में हम देखें तो वर्ग की संख्या कितनी, 1 से लेकर 18 तक 18 वर्ग हमारे यहाँ पर पाए जाते हैं। वहीं आवर्त की अगर अपन बात करें तो आवर्त हमारी क्षैतिज कतारें होती हैं जिनकी संख्या हमारे पास में कितनी होती है, 7 होती है। एलोट्रॉप या अपर रूप की अगर हम बात करें तो अपर रूप या एलोट्रॉप एक ही तत्व के प्रकृति में पाए जाने वाले स्थायी रूप होते हैं जिनमें वो तत्व एक से अधिक रूप में पाया जाता है। जैसे कार्बन के 3 एलोट्रॉप आपको पता है, पहला हमारे पास में हो जाएगा हीरा, दूसरा हमारे पास में हो जाएगा ग्रेफाइट और तीसरा हमारे पास में हो जाएगा फुलरीन। ठीक है, ये कार्बन के क्या होते हैं, तीनों एलोट्रॉप होते हैं। तो उदग्र स्तंभ हमारे कहलाएंगे वर्ग
और क्षैतिज जो होते हैं उनको अपन आवर्त कहेंगे। नेक्स्ट देखें, आवर्त सारणी में दाईं ओर रखे तत्व क्या कहलाते हैं। तो देखिए आधुनिक आवर्त सारणी की अगर हम संरचना देखें तो इसकी फोटो हम कुछ इस तरीके से कंसीडर कर सकते हैं, जहां यह हमारा पहला और यह हमारा 18वां वर्ग, इसके बाद में यहां हमारे पास में दूसरा और तीसरा आवर्त और चौथा आवर्त जो होता है ये 13 से लेके 18 तक ग्रुप हमारे हो जाएंगे और इन 13 से लेकर 18 ग्रुप में हमारे पास में कुछ इस तरह से आवर्त सारणी हमारी प्रदर्शित हो जाएगी। तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, इसी तरह से 5, 6 और 7 हमारे हो जाएंगे। तो आधुनिक आवर्त सारणी की अगर हम बात करें तो इसमें जो सबसे लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड में यानी एस ब्लॉक, डी ब्लॉक और नीचे की तरफ जो अलग से बनाया हुआ है एफ ब्लॉक, इन तीनों में हमारे धातुएं आती हैं और ये किस तरफ है, लेफ्ट साइड में है। यानी आधुनिक आवर्त सारणी के बाईं ओर रखे हुए सारे के सारे तत्व आपकी क्या होती हैं, धातुएं होती हैं। और दाईं ओर जो है वो हमारा पी ब्लॉक होता है जिसमें हमारे पास में धातुएं, उपधातुएं और अधातुएं होती हैं। जहां हम अगर लेफ्ट से राइट यानी बाएं से दाईं ओर जा रहे हैं तो बाएं से दाईं ओर जाने पर हमारी धातु की बजाय अधातुओं के गुणों में क्रमशः वृद्धि होती चली जाती है। तो देखिए आपसे दाईं ओर यानी राइट हैंड साइड के लिए पूछा हुआ है, तो सबसे दाईं ओर हमारे क्या है, 18वां वर्ग है और 18वें वर्ग के जो तत्व हैं उन्हें हम उत्कृष्ट गैसें कहते हैं और ये उत्कृष्ट गैसें क्या होती हैं, अधातुएं या नॉन मेटल हमारी कंसिडर की जाती हैं। तो आवर्त सारणी में दाईं ओर रखे तत्व क्या होंगे, अधातु हमारे कहलाते हैं। नेक्स्ट देखें, आवर्त सारणी के चतुर्थ एवं पंचम आवर्त क्या कहलाते हैं। देखिए फोर्थ एवं फिफ्थ पीरियड या आवर्त हमसे पूछे हुए हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी में हम देखें पहला जो आवर्त है उसमें हमारे पास मात्र 2 तत्व होते हैं। ऐसे ही दूसरे और तीसरे आवर्त में हमारे पास 8-8 तत्व होते हैं। ऐसे ही देखिए चौथे और पांचवा जो आवर्त है उसमें हमारे पास 18 एलिमेंट या 18 तत्व होते हैं और छठे आवर्त में हमारे पास 32 एलिमेंट्स हैं, 32 तत्व हैं। और सातवां आवर्त जो है उसमें हमारे पास 32 एलिमेंट्स है। ठीक है, 32 एलिमेंट्स की जगह हमारे पास में है। और 118 तत्वों की अगर हम बात करें आधुनिक आवर्त सारणी में तो इसमें भी 32 तत्व हमारे हो जाएंगे। तो ये हमारा जो पहला आवर्त है इसमें सबसे कम तत्व होते हैं, इसको अपन कहेंगे अति लघु। ठीक है, दूसरा और तीसरा जो होता है वह आपके लघु आवर्त हमारे हो जाते हैं। वहीं चौथा और पांचवा जो है वो आपके दीर्घ आवर्त कहलाते हैं जिसमें 18 तत्व हमारे हो जाएंगे। इनमें 2 तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉन s उपकोष में भरा जाता है, 10 तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉन n-1 d उपकोष में भरा जाता है और 6 तत्व वो होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन np उपकोष में भरा जाता है। तो चौथे और पांचवें आवर्त में कुल 18 तत्व होते हैं जिसे अपन क्या कहेंगे, दीर्घ आवर्त कह देते हैं। नेक्स्ट देखें, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं। तो आवर्त सारणी के जो प्रथम वर्ग के सदस्य हैं, देखिए प्रथम वर्ग यानी जो ऊपर से नीचे आएगा, इसमें हमने कहा कि भाई आवर्त सारणी में सबसे बाईं ओर क्या रखी जाएंगी, धातुएं रखी जाएंगी। इसका मतलब यह हमारी धातुएं होंगी, तो यह अक्रिय गैस तो हमारा नहीं हो सकता। और दूसरा, पहले वर्ग के जो तत्व हैं जिसमें हमारे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम जैसे एलिमेंट आते हैं, ये क्षारीय प्रकृति के होते हैं, इसलिए इन्हें हम क्या कहेंगे, क्षार धातुएं कह देंगे। ऐसे ही अगर दूसरे वर्ग के तत्व होते तो इन्हें हम क्षार मृदा धातु, एल्कलाइन अर्थ मेटल कह देते हैं। यहाँ डी ब्लॉक के जो तत्व हैं जो वर्ग संख्या 3 से लेके 12 तक आते हैं, इन्हें हम संक्रमण धातुएं, कौन सी, ट्रांजिशन मेटल या संक्रमण धातुएं कह देते हैं। वहीं एफ ब्लॉक के जो तत्व हैं इन्हें हम रेयर अर्थ मेटल या दुर्लभ मृदा धातुओं में कैटेगराइज करते हैं। कौन सी, दुर्लभ मृदा धातुएं। क्यों, क्योंकि इनकी एबंडेंस कंपैरेटिवली बहुत कम होती है। ठीक है, तो पहले वर्ग के सदस्य क्या कहलाएंगे, क्षार धातुएं कहलाएंगे। मिश्र धातु, ये 2 धातुओं को किसी निश्चित अनुपात में या मिक्स करने पर जो कॉम्बिनेशन हमारा बनता है वो कहलाती है। ठीक है, तो इसमें आपके मोर देन 1 एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। जैसे अगर हम ब्रॉन्ज, कांसे की बात करें तो वो हमारा क्या है, अलॉय होता है। देखिए अम्लीय धातु, तो जनरली धातुएं जितनी भी होती है वो क्षारीय प्रकृति की होती है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का गुण होता है, इसलिए अम्लीय तो धातुएं जनरली होती ही नहीं है। नेक्स्ट देखें, आवर्त सारणी के किसी वर्ग में
ऊपर से नीचे आने पर तत्व का धात्विक गुण, देखिए अगर हम वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, वर्ग में हम कहाँ आ रहे हैं, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो हम कहेंगे n, यानी आवर्त का मान बढ़ेगा। आवर्त का मान बढ़ेगा तो नाभिक से बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का डिस्टेंस ये रिस्पेक्टिवली बढ़ता चला जाएगा। नाभिक से बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का दूरी बढ़ेगा, तो दूरी बढ़ने से नाभिकीय आकर्षण बल, नाभिकीय आकर्षण बल जो इलेक्ट्रॉन पर लग रहा है, और ये आकर्षण बल किसके, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसके मान में क्या आएगी, कमी आएगी। डिस्टेंस बढ़ेगा तो नाभिकीय आकर्षण बल कम हो जाएगा, यानी यह इलेक्ट्रॉन आसानी से मुक्त किया जा सकता है। जब इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाएगा तो एलिमेंट कैसा बन जाएगा, धनावेशित एलिमेंट हो जाता है, M+ का फॉर्मेशन हो जाता है। और वे धातुएं या वे तत्व जो आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन त्याग रहे हैं क्या कहलाएंगी, धातुएं कहलाती हैं। तो क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे हम वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं, ऊपर से नीचे आने पर परमाणु आकार बढ़ेगा, जिससे नाभिकीय आकर्षण बल में कमी आएगी, या हम कह सकते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश, उसका मान कम हो जाएगा, जिससे इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग दिया जाएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन आसानी से त्यागेगा या धातु धनायन बनने की प्रवृत्ति होगी, इसका मतलब धातुई गुण क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों का परमाणु आकार, अगर हम बाएं से दाएं यानी लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, तो आवर्त सारणी के किसी आवर्त के लिए हमने कहा, जैसे मान लीजिए n बराबर तीसरे आवर्त की बात करें, तो बाह्यतम कोश क्या होता है, समान होता है। बाह्यतम कोश क्या है, समान रहेगा। क्यों, क्योंकि हम अगर परमाणु की संरचना देखें तो केंद्र में हमारे होता है नाभिक, जिसके बाद ये पहला कोश जिसमें इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा, इसी तरह से तीसरा, और यहाँ हमारे nवां कोश है। ठीक है, यहाँ हमारे कौन सा nवां कोश है, जिसमें बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन भरा गया है। तो एक ही आवर्त में n का मान हमेशा कांस्टेंट रहेगा, तो नया आने वाला इलेक्ट्रॉन समान कोश में भरा जाएगा। लेकिन जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, तो Z यानी परमाणु क्रमांक का मान बढ़ रहा है, और परमाणु क्रमांक का मान बढ़ने से क्या होगा, प्रोटॉनों की संख्या बढ़ जाएगी, और प्रोटॉनों की संख्या बढ़ेगी तो आकर्षण बल जो नाभिक के द्वारा बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों पर लग रहा है, वो नाभिक के आकर्षण बल का मान बढ़ेगा, और नाभिक के आकर्षण बल का मान बढ़ने से परमाणु त्रिज्या के मान में कमी आ जाती है, यानी परमाणु का आकार छोटा होता चला जाता है। तो आवर्त सारणी के किसी आवर्त में जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं, तो तत्वों के परमाणु का आकार क्या हो जाता है, रिस्पेक्टिवली कम होता चला जाता है या घट जाता है। यहाँ हमने 18वें वर्ग या शून्य वर्ग की बात नहीं की है। ठीक है, तो 18वें वर्ग को हमने इस जनरल ट्रेडिशन से अलग रखा है। ठीक है, ध्यान रखना है, हम पहले से लेके 18वें वर्ग तक जा रहे हैं, तो परमाणु त्रिज्या के मान में क्या आ रही है, कमी आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखें, आवर्त सारणी के तृतीय आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है। तो देखिए, आवर्त सारणी के पहले आवर्त को हम देखें तो इसमें हमारे पास दो तत्व पाए जाते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। दूसरे और तीसरे आवर्त को हम देखें तो इनमें तत्वों की संख्या क्रमशः कितनी होती है, 8 ही रहती है। यानी आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में तत्व कितने होंगे, 8 तत्व हमारे होंगे। ऐसे ही चौथे और पांचवें आवर्त की बात करें तो इसमें तत्व हमारे पास में होते हैं 18, और छठे आवर्त में हमारे पास 32 एलिमेंट्स यानी 32 तत्व पाए जाते हैं। तो आवर्त सारणी के तृतीय आवर्त में तत्वों की संख्या कहाँ है, 8 होती है, और कहाँ से कहाँ तक, परमाणु क्रमांक 11 यानी सोडियम से लेके परमाणु क्रमांक 18 यानी आर्गन तक के जो तत्व हैं वो हमारे तृतीय आवर्त में रखे जाते हैं। अगला देखिए, आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार। तो देखिए, हम जानते हैं अगर हम वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे, जैसे हम पहले वर्ग की ही बात करें जिसको हम क्षार धातु कहते हैं, तो ऊपर से नीचे यानी हम लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम तक जा रहे हैं। तो यहाँ देखिए, आवर्त का मान क्रमशः 2, 3, 4, फिर 5 और 6, यानी सीजियम के लिए आवर्त क्या हो जाएगा, छठा आवर्त हो जाएगा। तो नाभिक से बाह्यतम कोश की जो डिस्टेंस है वो क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और बाह्यतम कोश की डिस्टेंस बढ़ेगी तो परमाणु का आकार भी क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारे कुछ प्रश्न थे जिसमें हमने आवर्त सारणी के आवर्तिता गुणों से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को यहाँ पर देखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम नए प्रश्नों के साथ फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।